मित्रों नमस्कार। आइए मित्रों, आज हम लोग जलमंडल के अंतर्गत, जैसे हमने आपसे वादा किया था कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो महासागरीय धाराओं से संबंधित होगा। इसके पहले हम लोग जलमंडल में लगभग चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। इसके पहले आपको ज्वारभाटा के बारे में बताया गया। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है महासागरीय धाराएं। धाराएं क्या होती हैं, धाराएं उत्पन्न होने का कारण क्या है, किन किन महासागरों में कौन कौन सी धाराएं हैं, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जहां पर प्रश्न हमेशा बनते हैं, इस चीज का अध्ययन आज हम करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं धारा। धारा में जैसे आपको हमने बताया कि सबसे पहले हमें यही जानना है कि धारा होती क्या है, धारा किसे कहते हैं। क्योंकि महासागर में लहरें या तरंगे हमेशा चला करती हैं। लहरें या तरंगे क्या होती हैं, चला करती हैं। लेकिन लहर या तरंग आपका इस तरह होगा, यानी एक श्रृंग होगा और एक आपका क्या होगा, जब श्रृंग और गर्त के रूप में, श्रृंग या गर्त के रूप में आपका जल आगे बढ़ता है तो इसी को लहर या क्या कहते हैं, लहर या तरंग कहते हैं। लहर या तरंग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये लहर या तरंग से धारा आपकी भिन्न होती है। धारा आपका क्या है, करंट यानी ओशन करंट आपका क्या है, जब महासागर का जल भारी मात्रा में एक दिशा से दूसरी दिशा में आगे बढ़ता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, महासागरीय धारा कहते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि सागर का सागरीय जल भारी मात्रा में एक दिशा से दूसरी दिशा में, भारी मात्रा में क्या होता है भाई, एक दिशा से दूसरी दिशा में आगे बढ़ता है, दूसरी दिशा में आगे बढ़ता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, दूसरी दिशा में आगे बढ़ता है तो इसे हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, महासागरीय धारा कहते हैं, महासागरीय धारा कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि महासागरीय धारा कहते हैं, और धारा और तरंग में आपका अंतर हमने बताया कि तरंग आपकी वे होंगी जो श्रृंग है, जब सागर का जल श्रृंग और गर्त के रूप में, ये आपका क्या हो गया, श्रृंग हो गया, और ये आपका क्या हो गया, गर्त हो गया। जो महासागर का जल श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है तो उसे लहर या तरंग कहते हैं। किंतु भारी जलराशि का, महासागर के भारी जलराशि का एक दिशा से दूसरी दिशा में आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। और धारा उत्पन्न होने के कारण कुछ पवने ऐसे से परमानेंट पवने हैं, कुछ पवने ऐसे होती हैं। क्या क्या कारण है जिसके कारण सागर का भारी मात्रा में जल एक दिशा से दूसरी दिशा में आगे बढ़ता है, अब इसको हमें जानना है। पहला एक आपका कारण दिया गया स्थायी पवने। स्थायी पवने का मतलब ये परमानेंट विंड्स जो आपकी हैं, ये भी धारा उत्पन्न करने में भूमिका निभाती हैं। जैसे आपका एक है व्यापारिक पवन, जैसे आपका एक क्या है, व्यापारिक पवन है। आपका व्यापारिक पवन है, ये आपकी क्या है, एक निश्चित दिशा में ये चलती हैं। इसी प्रकार से आपकी जैसे पछुआ पवन है, जैसे आपकी क्या है, पछुआ पवन है। इन पवनों के कारण ये एक निश्चित मार्ग पर, जैसे व्यापारिक का तो नाम ये जर्मन भाषा के ट्रेड से बना शब्द है, जिसका अर्थ ही होता है निर्दिष्ट पथ। निर्दिष्ट पथ यानी रास्ता, जो एक निश्चित मार्ग पर चला करती हैं। पूर्व से चलने वाली पवने पूर्वा या व्यापारिक पवने, पश्चिम से चलने वाली पवने आपकी पछुआ पवने। इनके कारण भारी मात्रा में जल एक दिशा से दूसरी दिशा में क्या होता है, आगे बढ़ता है। भारी मात्रा में जल क्या होता है, जल एक दिशा से दूसरी दिशा में, एक दिशा से दूसरी दिशा में आगे बढ़ता है। तो ये हो गया आपका दूसरी दिशा में आगे बढ़ता है। तो इन स्थायी पवनों के कारण, ये अस्थायी पवनों के कारण क्या होते हैं, धारा उत्पन्न होती है। चलिए एक तो हम जान लिए, ये हो गया। दूसरा चलिए हम देखते हैं तापमान में भिन्नता। आपको बताया गया महासागरों में
तापमान अलग अलग है। विभिन्न क्षेत्रों में तापमान आपका क्या है, अलग अलग है। सागरी तापमान भी आपको बताया गया। बंद सागरों में तापमान अधिक होता है। जैसे आपको बताया गया जो स्थल से घिरे सागर होते हैं उनका तापमान अधिक होता है। अब ताप अधिक होगा जल का, तो जल का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। और ऐसे क्षेत्रों में आपके क्या होंगे, जब तापमान अधिक होता है तो घनत्व तो आपका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होगा तो क्या होगी, वर्षा भी होती रहती है। जैसे हम विषुवत रेखी क्षेत्रों में देखते हैं तापमान यहाँ पर अधिक होता है, लेकिन उतनी ही मात्रा में यहाँ पर क्या हो जाए, वर्षा। इसलिए सर्वाधिक तापमान कर्क और मकर आयनों में क्या होता है, अधिक होता है। ऐसे क्षेत्रों में सागर के जल का घनत्व, जब जल का वाष्पीकरण होगा तो शुद्ध जल वाष्पीकृत होता है और अशुद्धियां नीचे बनी रहती हैं। जैसे हम सागर के किनारे क्यारियां बनाकर यदि सागरी जल को रोकते हैं तो शुद्ध जल ऊपर वाष्प बनकर आपका चला जाता है और अशुद्धियां नीचे। और इस तरह से हम नमक भी प्राप्त करते हैं। जब आपका घनत्व जल का अधिक होगा तो जिस जल का घनत्व जिस क्षेत्र में अधिक होगा वो जल थोड़ा सा क्या होगा, नीचे होगा। लेकिन तापमान जहां अधिक होगा वो जल आपका क्या होगा, फैलेगा। तो ऐसी स्थितियों में जब नीचे की तरफ जल जहां होगा दूसरी तरफ से जल क्या होगा, होता है आगे बढ़ता है। तो तापमान भी क्या करता है, तापमान भी महासागरीय धारा को उत्पन्न करने में भूमिका निभाता है। चलिए इसी प्रकार से अगला होगा आपका जल का खारापन। ये आपको जैसे बताया गया, अगर खारा जल है तो घनत्व उसका क्या है, खारा जल है तो घनत्व आपका क्या होगा, घनत्व अधिक होगा। खारा जल है तो घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। और जब खारे जल का घनत्व अधिक होगा तो ये जल थोड़ा सा अन्य क्षेत्र की तुलना में नीचे होगा। और जब नीचे होगा तो कम खारा जल जो आपका होगा, कम खारा जल जो है आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ता है तो इसी से धारा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से जल का खारापन भी, साल्ट की मात्रा भी धारा उत्पन्न करने में भूमिका निभाता है। ये हो गया आपका जल का खारापन। अगला महाद्वीपों का आकार। महाद्वीपों के आकार भी धारा के उत्पन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। सागरी नितल भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम सागरी नितल की बात कर लें तो सागरी जो आपका नितल होता है सागरी क्षेत्र में, तो सागरी क्षेत्र में आपका कहीं कहीं कटक होता है। और जब कटक होगा तो यहाँ पर कोई भी जल आपका प्रवेश करेगा, आगे बढ़ेगा तो इस कटक से टकरा कर दाहिनी ओर जल क्या होता है, दाईं ओर जल क्या होता है, मुड़ जाता है। तो इस प्रकार से भी आपकी धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो महाद्वीपों का आकार भी इसमें क्या होता है, निर्भर करता है। जैसे अगर हम देख लें कि हिंद महासागर की बात कर लें तो हिंद महासागर का जो आपका उत्तरी भाग है, हिंद महासागर विषुवत रेखा से जो उत्तर वाला आपका क्या है, उत्तर वाला भाग है। तो हिंद महासागर में के उत्तर वाले भाग में महाद्वीपों के आकार के कारण बहुत अधिक धारा उत्पन्न नहीं होती। तटों से टकराने के बाद ये धारा धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं। लेकिन वही हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में धाराएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सागर यानी महाद्वीपों का आकार भी और सागर का नितल भी धारा के उत्पन्न होने में भूमिका का क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं पृथ्वी की भ्रमण गति। पृथ्वी की क्या होती है, भ्रमण गति। और पृथ्वी की भ्रमण यानी घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की घूर्णन, ये हमारी पृथ्वी और पृथ्वी ये आपका विषुवत रेखी क्षेत्र है, ये आपका क्या है, ध्रुव है, ये आपका क्या है, ध्रुव है। और यहाँ पर स्थितियां ये बनती हैं कि विषुवत रेखी क्षेत्र, पृथ्वी हमारी पश्चिम से क्या होती है, पूर्व। पृथ्वी हमारी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व आपकी गति करती है, अपनी धुरी पर क्या करती है, गति करती है। और हमने पढ़ा है कि उत्तरी गोलार्ध, ये आपका शून्य है, इसके ऊपर आपका क्या उत्तरी गोलार्ध है, और ये आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। और इसी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक स्थिति उत्पन्न होती है कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर
और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं। बाईं ओर क्या होते हैं? मुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फेरल का एक नियम आपका कार्य करता है। किसका नियम? फेरल का नियम है कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी यानी क्षेत्र अपना क्या होता है? वायु भी अपनी क्या होती है? दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? बाईं ओर। इसी प्रकार से महासागरीय धाराएं भी जो विषुवत रेखी क्षेत्र से चलती हैं, ये जो है अपनी क्या होती हैं? उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी क्या होती हैं? बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और धाराओं का एक आपका क्या बन जाता है? इसी प्रकार से चक्र आपका बन जाता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति भी धाराओं को गोल आकृति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण भारी मात्रा में सागर का जल एक दिशा से दूसरी दिशा में आगे क्या होता है? बढ़ता है। तो चलिए आगे यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर सघनता की बात जैसे किया गया, तो कोई भी जल आपका सघन है यानी घनत्व अधिक है, तो अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर चीजें क्या होती हैं? आगे बढ़ती हैं। तो चलिए ये कारण थे जिनके कारण महासागर में धाराएं उत्पन्न होती हैं। आइए इसी प्रकार से हम सबसे पहले देख रहे हैं अटलांटिक महासागर की धारा, और इसको यहाँ पर एक आपका ग्राफ दिया गया है, इससे हम समझ सकते हैं। ये आपका है दक्षिण अमेरिका। ये आपका क्या है? दक्षिण अमेरिका है। ये आपका महाद्वीप अफ्रीका है। यहाँ पर क्षेत्र का बहुत महत्व है, क्योंकि क्षेत्र से भी प्रश्न आपके आते हैं। ये आपका उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी क्या है? अमेरिका है। और ये आपका पूरा इस आकार में फैला हुआ अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर में ये जो रेखा है आपकी, ये रेखा आपकी हो गई विषुवत रेखा। ये रेखा आपकी क्या है? विषुवत रेखा है। ये आपकी रेखा क्या है? विषुवत रेखा है। जैसे अभी आपको बताया गया कि यहाँ पर अगर कोई धारा चल रही है, ये धारा जो आपकी चल रही है विषुवत रेखा के पास, यानी धाराएं आपकी दो होती हैं। इनकी प्रकृति यहाँ पर हम समझ लेते हैं, प्रकृति धारा की दो होती है। प्रकृति कितनी होती है? दो। यानी एक आपकी होगी ठंडी, एक कौन जलधारा होगी? एक आपकी ठंडी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा, और दूसरी आपकी क्या होती है? गर्म जलधारा। दूसरी आपकी क्या होगी? गर्म जलधारा। तो दो यहाँ पर हमें जानना है, एक ठंडी जलधारा और दूसरी आपकी क्या है? गर्म जलधारा। तो ठंडी जलधारा का मतलब क्या है? ठंडी जलधारा का मतलब ये है ध्रुव से चलने वाली धारा की प्रकृति। ध्रुव से चलने वाली धारा की प्रकृति आपकी क्या होती है? ध्रुव से चलने वाली धारा की प्रकृति आपकी ठंडी होती है। ध्रुव से चलने वाली धारा की प्रकृति आपकी क्या होती है? ठंडी होती है। और इसी प्रकार से जो विषुवत रेखी क्षेत्र से चला करती हैं, विषुवत रेखी क्षेत्र से चला करती हैं, विषुवत रेखी क्षेत्र से चलने वाली धारा, विषुवत रेखी क्षेत्र से चलने वाली धारा की प्रकृति, चलने वाली धारा की प्रकृति आपकी क्या होती है? धारा की प्रकृति गर्म होती है। कि प्रकृति क्या होती है? गर्म होती है। तो जैसे यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि क्षेत्र जल गर्म होगा, तो यहाँ से चलने वाली धारा की प्रकृति क्या होगी? गर्म होगी। और ध्रुव ठंडा क्षेत्र होता है, इसलिए वहां से चलने वाली धारा की प्रकृति क्या होगी? ठंडी होगी। यहाँ पर हम पढ़ने अब जा रहे हैं अटलांटिक महासागर या अंध महासागर की धारा। अंध महासागर में ये जो आपकी धारा है, ये आपकी धारा उत्तर विषुवत रेखी धारा, उत्तर विषुवती धारा, और उत्तर विषुवती धारा जो होती है इसकी प्रकृति जो होती है ये गर्म होती है। यहाँ पर पहली जो धारा हमने देखा उत्तरी विषुवत रेखी धारा, तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं उत्तर विषुवती रेखी धारा। और
क्योंकि यहाँ पर हम दो तरीके से प्रश्न आजकल आपका पूछता है। ये विषुवत रेखा, जैसे हमने ग्लोब पर लिखा, विषुवत रेखा से उत्तर वाला भाग उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, दक्षिणी। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है और ये आपका क्या हो गया, उत्तरी अटलांटिक महासागर कहलाएगा, अटलांटिक महासागर। और ये आपका क्या है, विषुवत रेखा। तो यहाँ पर उत्तर विषुवत रेखी धारा जो आपकी चलती है ये अफ्रीका, और अफ्रीका से ये आपकी आगे बढ़ रही है। और इसकी प्रकृति आपकी क्या होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न बनता है, प्रकृति इसकी गर्म है। अब हम जान लिए इसकी प्रकृति क्या है, गर्म है। और ये धारा जब आगे बढ़ती है तो एक धारा आपकी एंटीलीज बन जाती है और एक फ्लोरिडा की धारा बन जाती है। एंटीलीज और फ्लोरिडा की धारा, एंटीलीज और किसकी धारा, फ्लोरिडा की धारा। और ये आपकी एंटीलीज और ये आपकी फ्लोरिडा की धारा, और ये धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो यही आपका कहलाती है गल्फ स्ट्रीम। तो किस नाम से जानी जाती है, गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पर आपको जानना है, क्या जानना है कि फ्लोरिडा की धारा की प्रकृति क्या है। तो फ्लोरिडा जो आपकी धारा है, फ्लोरिडा की धारा भी प्रकृति आपकी क्या है, गर्म है। दूसरा आपकी क्या है, एंटीलीज धारा। एंटीलीज की धारा भी, एंटीलीज जो धारा है इसकी भी प्रकृति आपकी क्या है, एंटीलीज धारा की भी प्रकृति क्या है, गर्म है। और इन दो धाराओं के मिलने से एक खाड़ी की धारा, खाड़ी की धारा का मतलब गल्फ, गल्फ माने होता है खाड़ी, और इसका नाम हो गया गल्फ स्ट्रीम। इसी का नाम क्या रखा गया, गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम जो आपकी बनती है, इन दो धाराओं के आपस में मिलने से एक चौड़ी धारा का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये चौड़ी धारा किस नाम से जानी जाती है, गल्फ स्ट्रीम। कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है, गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ पर बनती है। तो गल्फ स्ट्रीम चूंकि ये मैक्सिको की खाड़ी में बनती है, कहाँ पर, मैक्सिको की खाड़ी। और यही आपका मैक्सिको की खाड़ी है, क्योंकि ये आपका जो महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और यहीं पर मैक्सिको की आपकी खाड़ी है। और मैक्सिको की खाड़ी में ये जो आपकी है गल्फ स्ट्रीम नाम से जानी जाती है। किन दो धारा के, फ्लोरिडा और एंटीलीज धारा जब आपस में मिलती है तो ये चौड़ी गर्म जल धारा के रूप में क्या होती है, जानी जाती है। और इसी के मिलने से गल्फ स्ट्रीम बनती है। गल्फ स्ट्रीम सबसे गर्म धारा, गर्म और चौड़ी धारा के रूप में माना जाता है। गर्म चौड़ी धारा कौन है, तो आपसे प्रश्न पूछता है गर्म चौड़ी धारा, तो आपका उत्तर होगा गर्म चौड़ी धारा कौन है, तो गर्म चौड़ी धारा है आपकी गल्फ स्ट्रीम है। कौन सी है भाई, गल्फ स्ट्रीम है। तो चलिए ये हो गया। अब आगे यही गल्फ स्ट्रीम जब आगे बढ़ती है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से उत्तरी यानी उत्तर क्षेत्र से एक धारा आती जिसे हम कहते हैं लेब्राडोर। और लेब्राडोर जो आपकी है ठंडी जलधारा है। और लेब्राडोर जलधारा जो है 40 अंश अक्षांश पर, 40 अंश अक्षांश पर ठंडी जलधारा है। ये किस प्रकार की जलधारा है, ठंडी। और ये ठंडी जलधारा 40 अंश अक्षांश पर ये मिलती है किससे, गल्फ स्ट्रीम जलधारा से। और जब यहाँ पर ये मिलती है तो यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने से कोहरे जैसी स्थितियां बनती हैं। मत्स्य उत्पादन का ये क्या बन जाता है, केंद्र बन जाता है। और कितने अक्षांश पर ये मिलती हैं, 40 अंश अक्षांश पर। और यही लेब्राडोर जलधारा है जिसके द्वारा लाए गए हिमखंड से आपका एक यानी ये ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा जब चलती है तो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी लेके चलती हैं। और इसी से लाए गए हिमखंड से टाइटैनिक जो जहाज आपका है टकराकर क्या हुआ था, डूब गया था। ये प्रश्न भी आपका कई बार बन चुका है, इसको आप जानते रहिए। अब आगे यही धारा बाद में उत्तरी अटलांटिक सागर के नाम से उत्तरी अटलांटिक अपवाह सागरी धारा के नाम से जानी जाती है। देखिए अब यहाँ भी प्रकृति इसकी क्या है, गर्म है।
ठंडी जलधारा की एक आपकी प्रवाल जैसी स्थितियां बनती हैं और ऊपरी हिस्से पर निचले हिस्से से ये उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा, ये जो अपवाह लिखा हुआ है इसकी प्रकृति क्या है, गर्म है। और ये गर्म जलधारा आगे जब ये 45 अंश अक्षांश पर पहुंचती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। ये कितने भाग में बढ़ जाती है, दो भाग में बढ़ती है। और एक आपका हो गया उत्तर पूर्व, ये दिशा आपकी क्या हो गई, उत्तर पूर्व, और एक हो गया पूर्व प्रवाह। एक आपका क्या हो गया, पूर्व प्रवाह। उत्तर पूर्व में एक आपका नॉर्वे, जो आपका कहाँ पहुंच गई गर्म जलधारा के रूप में, नॉर्वे में। एक आपकी पहुंच गई आइसलैंड में। कहाँ पहुंच गई भाई, आइसलैंड। आइसलैंड आपका हो गया। तो ये हो गया आपका जलधाराएं। इरमिंजर की जलधारा, ठीक है, कौन सी हो गई, इरमिंजर। ये इरमिंजर हो गई और इरमिंजर की भी प्रकृति आपकी क्या हो गई, गर्म हो गई। आगे हम यहाँ पहले समझ लेते हैं, फिर आगे इसको थोड़ा थोड़ा लिख दिया जाएगा। ये इरमिंजर की धारा हो गई और एक आपकी नॉर्वे की धारा हो गई। इनकी भी प्रकृति आपकी क्या हो गई, गर्म हो गई। पूर्वी प्रवाह में एक आपका हो गया, ये जो आपका पहुंचेगी रेनेल जलधारा, किस नाम से जानी जाएगी, रेनेल। और यही जलधारा आगे इंग्लिश चैनल होकर गुजरती है। कहां पर, इंग्लिश चैनल होकर ये आपकी क्या होती है, गुजरती है। और इसकी भी प्रकृति आपकी क्या होगी, गर्म होगी। और दूसरी एक धारा ये आपकी ठंडी जलधारा है, और जिसे हम क्या कहते हैं, लिखा है कनारी। कनारी की प्रकृति आपकी क्या है, ठंडी है, ठीक है। तो ये आपका है कनारी की धारा। और इन धाराओं से देखिए, इन धाराओं से उत्तरी अटलांटिक में एक चक्र का क्या होता है, एक निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर सारगेसम नामक घास के कारण, सारगेसम नामक घास की अधिकता हो जाती है, इसलिए उत्तरी अटलांटिक को में सारगासो सागर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये हो गया एक धारा के चक्र से सारगेसो नामक सागर या सारगासो नामक सागर बनता है। और ये किस कारण से, सारगेसम नामक घास के कारण उत्तरी अटलांटिक में एक महासागर का क्या होता है, निर्माण। ये आपको भाई, ये रेनेल है, ये आपकी क्या है, रेनेल है जो गर्म प्रकृति है। ये इरमिंजर है आइसलैंड तरफ, ये आपका नॉर्वे है, ये नॉर्वे धारा के नाम से। इसी क्षेत्र में एक पूर्वी ग्रीनलैंड धारा भी है जो आपकी क्या है, आकर मिलती है। तो ग्रीनलैंड की धारा के नाम से क्या होती है, जानी जाती है। तो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक की धारा आपकी हो गई। आगे हम चलते हैं, जब विषुवत रेखा के दक्षिण आएंगे तो इसे दक्षिण विषुवती धारा कहेंगे, इसे दक्षिणी विषुवती धारा कहते हैं। और दक्षिणी विषुवती धारा जो है, यहाँ पर आपका रॉक्स द्वीप आपका होगा। कौन सा द्वीप होगा, रॉक्स। और इस द्वीप से ये टकराकर, यहाँ पर टकराकर ये दो भागों में बढ़ती है। एक धारा ये आपकी निकल गई उत्तरी अटलांटिक में, अरे उत्तरी विषुवती धारा मिल जाती है। और दूसरी धारा आपका ब्राजील की गर्म धारा के रूप में क्या होती है, जानी जाती है। तो अगली यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक में एक धारा बनती है रॉक्स द्वीप के बाद, जिसे हम ब्राजील की धारा कहते हैं। ये आगे बढ़ती है। यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पर एक केप हॉर्न है। यहाँ पर एक क्या है आपका, केप हॉर्न। और इस क्षेत्र से चलने वाली एक जलधारा जिसका नाम है फाकलैंड धारा, फाकलैंड जलधारा। और पश्चिमी पवन अपवाह के कारण, पश्चिमी पवन अपवाह के कारण ये आपकी ठंडी यहाँ पर दक्षिणी सागर से ठंडी जलधारा आपकी आगे बढ़ती है। और यहाँ पर ये मुड़कर बेंगुला की धारा के नाम से जानी जाती है। और यही आपका है बेंगुला की धारा। तो बेंगुला की धारा की प्रकृति आपकी क्या हो गई, ठंडी हो गई। ये ब्राजील की धारा की प्रकृति आपकी क्या हो गई, गर्म हो गई। फाकलैंड की धारा आपकी क्या हो गई, ठंडी। तो इस प्रकार से दक्षिणी अटलांटिक में चलने वाली, कई बार ये प्रश्न पूछा है, ब्राजील की धारा किस महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, प्रशांत, इस तरह विकल्प आपको देता है। तो ब्राजील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है, जो दक्षिणी विषुवती धारा का ही एक भाग है। रॉक्स द्वीप से टकराने के बाद ये जो है आपका दक्षिण की ओर क्या होती है, ये अपनी मुड़ती है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये बहने वाली धारा है। तो आगे यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया,
एक आपका गल्फ स्ट्रीम तक आपका हो गया। एक रेनेल जलधारा हमने आपको बताया, रेनेल जलधारा, ये रेनेल जलधारा है जो आपकी कहाँ पर जाती है, ये इंग्लिश चैनल में प्रवेश करती है। इसकी प्रकृति क्या है, गर्म है। अभी चित्र द्वारा इसको आपको क्लियर किया गया। एक है आपका इरमिंजर की धारा, इरमिंजर की धारा, ये भी प्रकृति आपकी इसकी क्या है, गर्म है। ये आपकी इरमिंजर आइसलैंड के पास आपकी जाती है। और एक आपका है नॉर्वे की धारा, एक आपकी कौन सी है, नॉर्वे की धारा। और नॉर्वे की धारा की भी प्रकृति आपकी क्या है, नॉर्वे की धारा भी प्रकृति इसकी क्या है, गर्म है। यूरोप के कई, इसी धारा के कारण यूरोप में कई बंदरगाह आपके वर्ष भर क्या होते हैं, खुले रहते हैं। आगे हम इसी प्रकार से चलते हैं। कनारी की धारा, कनारी की धारा आपकी क्या हो गई, कनारी धारा प्रकृति क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो यहाँ तक को हमने देखा, ये सभी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की क्या धारा है, उत्तरी अंध महासागर की क्या है, धारा है, महासागर की धारा है। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं। ब्राजील, ब्राजील की जो आपकी धारा है, ब्राजील प्रकृति इसकी क्या है, गर्म है, गर्म है, प्रकृति आपकी इसकी क्या है, गर्म है। बेंगुला की धारा, बेंगुला आपकी प्रकृति क्या है, प्रकृति इसकी क्या है, ठंडी है, ठीक है, ठंडी है। तो ये दक्षिणी अंध महासागर की आपकी क्या है, अंध महासागर की धारा है, महासागर की धारा। तो ये महत्वपूर्ण धारा के बारे में आपको बताया गया। और कहाँ से चलती हैं, देखिए ये बढ़िया से आपको तभी समझ में आता है जब हम मानचित्र में इनको हम देख लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे से, यहाँ पर ब्राजील ये दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में ये फाकलैंड है, ये भी आपका अमेरिका, और यही फाकलैंड की जलधारा है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को और समझना है। जैसे यही फाकलैंड की धारा है, ठंडी जलधारा, और यहीं पर आपका पेंटागोनिया का आपका क्या बनता है, पेंटागोनिया का जो मरुस्थल बनता है। ये आपका बेंगुला जलधारा है अफ्रीका, और यहीं पर आपका कालाहारी मरुस्थल का क्या हो जाता है, निर्माण। ये ठंडी जलधारा जिस तट से आपकी गुजरेंगी वहीं पर मरुस्थल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आपको बेंगुला कालाहारी मरुस्थल बनाने में भूमिका निभाता है। ये फाकलैंड, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में जो आपका है, ये जो आपका यहाँ पर क्या करता है, मरुस्थल बनाने में निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये धारा का प्रभाव भी, और साथ ही साथ कहाँ पर ये धाराएं आपकी चलती हैं। ये आपकी गिनी धारा है, यही कनारी धारा आपकी ये क्या बन गई, गिनी धारा। तो इस प्रकार से ये पूरा अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला है प्रशांत महासागर की धाराएं। अब प्रशांत महासागर में धाराएं वही जैसे आपको बताया गया, गर्म और ठंडी। प्रकृति या तो गर्म होगी या क्या होगी, ठंडी होगी। गर्म कौन होगी, जो विषुवत रेखा से चलेगी, और ठंडी कौन होगी, जो ध्रुव से चलेगी। जो कहाँ से चलेगी, ध्रुव से चलेगी, जो विषुवत रेखा से चलेगी। ये आपको यहाँ पर भी वही चीज यहाँ भी है। अब यहाँ भी विषुवत रेखा के पास ये है विषुवत धारा, विषुवती धारा जो आपका है, उत्तरी विषुवती धारा, दक्षिणी विषुवती धारा, और यहाँ पर ये देखिए लिखा है ये क्या, विषुवत रेखा है। तो उत्तरी विषुवती धारा जब आगे बढ़ती है तो ये दो भागों में बढ़ती है। ये जो आपका द्वीप बना हुआ है, ये द्वीप जो आपका है, यही द्वीप आपके किसके हैं, ये जापान देश है। कौन सा देश है ये जापान है। ये कौन सा है भाई, जापान है। अब यहाँ पर स्थितियां देखो बन रही हैं। यही उत्तर विषुवती धारा जिसकी प्रकृति क्या है, गर्म है। ये धारा किस प्रकृति की है, गर्म प्रकृति की धारा है। और जब ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो दो भागों में बढ़ रही है। एक जापान, देखिए जापान के एक पश्चिम से ये जा रही है, ये जापान का पश्चिमी भाग, और ये जापान का आपका क्या होगा, पूर्वी भाग। यानी ये धारा जो आपकी है ये पूर्वी भाग है। जो पूर्वी भाग में जापान के बहती है कुरेशियो धारा, और जो पश्चिम में बनती है ये सुशीमा की धारा के नाम से जानी जाती है।
और जब ये यहाँ से कुरोशियो गर्म जलधारा चलती है तो पूर्वी जापान में यहाँ पर वर्षा भी कराती है। यहाँ पर ये क्या करती है, नमी लेकर वर्षा भी कराती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो हम गर्म जलधारा जान लिए। एक को किस नाम से जाना गया, सुषमा धारा। सुषमा, एक सुषमा धारा हो गई और इसकी प्रकृति क्या है, गर्म है। ये कहाँ चलती है, जापान के पश्चिम। जापान इस तरह पूछता भी है, आप जानते रहिए, जापान के पश्चिम। अगला एक हमने देखा क्यूरोशियो धारा जो आपकी है, क्यूरोशियो धारा। और ये क्यूरोशियो धारा जो आपकी चल रही है ये जापान के पूर्व में चलती है। पूर्व में क्या होती है, चला करती है। ये किसके भाग हो गए, ये उत्तरी विश्वती धारा बाद में दो भागों में आपकी क्या होती है, बढ़ती है। एक आपकी क्यूरोशियो और एक क्या है, सुषमा धारा के नाम से जानी जाती है। अगला ये क्यूराइल धारा एक ठंडी जल धारा है। क्यूराइल और क्यूरोशियो जहां पर आपस में मिलती हैं, क्यूराइल और क्यूरोशियो, क्यूराइल आपकी क्या हो गई, क्यूराइल ठंडी जल धारा है, ठंडी जल धारा है। और ठंडी जल धारा जब से ये आपकी क्यूरोशियो गर्म जल धारा जब आपस में मिलती है तो ये मत्स्य उत्पादन का आपका क्या होता है, मत्स्य उत्पादन का केंद्र हो जाता है। मत्स्य उत्पादन का आपका क्या बनता है, मत्स्य उत्पादन का केंद्र बनता है। तो यहाँ पर हो गया मत्स्य उत्पादन का आपका केंद्र हुआ। और ये फिर उत्तरी आगे जब ये इसका प्रवाह, ये गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसका प्रवाह जो आपका होता है तो ये आपका उत्तरी प्रशांत धारा के नाम से जानी जाती है। और एक आपकी अलास्का के धारा के रूप में हो गई गर्म जल धारा। और यहाँ पर एक कैलिफोर्निया की ठंडी जल धारा। कैलिफोर्निया की कौन जल धारा है, ठंडी। ये आपकी प्रकृति क्या है, गर्म। और ये आपकी क्या है, जलधारा ठंडी है। और ये आपकी प्रकृति इसकी क्या है, गर्म है। और इसकी भी प्रकृति आपकी क्या है, गर्म है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की ये सभी आपकी गर्म और ठंडी क्या है, जलधाराएं हैं। आगे हम चलते हैं दक्षिणी विषुवत रेखी धारा। दक्षिण विषुवती रेखी धारा आगे जब बढ़ती है तो ये आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर पश्चिमी प्रवाह ये तीव्र गति से आगे बढ़ता है। और तीव्र गति से आगे बढ़ता है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह हम कहते हैं। और यही आगे आपका दक्षिण अमेरिका है। और यही आगे जब बढ़ जाती है के हार्न होकर तो ये आपका अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन जब ये मुड़ती है दक्षिण अमेरिका के सहारे, पश्चिमी तट के आपके सहारे तो पेरू या क्या बनती है, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बनती है। तो यहाँ पर ये कई बार आपसे प्रश्न ये आपका क्या पूछा जाता है। और यहाँ पर भी पेरू या हम्बोल्ट की जो ठंडी जलधारा होती है तो यहीं पर आटाकामा का आपका क्या बनता है, आटाकामा का मरुस्थल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हम आपका जान लिए, आटाकामा का क्या बन गया, मरुस्थल बन गया। तो यही है आपका कैलिफोर्निया, उत्तरी अमेरिका। ये आपका अमेरिका में यहीं पर सोने रन है आपका, कौन सा है, सोने रन आपका क्या बनता है, मरुस्थल का यहाँ पर निर्माण। तो इस प्रकार से ये प्रशांत महासागर की क्या है, धाराएं हैं। देखिए ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर प्रशांत महासागर, इधर आपका हिंद महासागर, ये आपका जापान। कभी कभी इसी क्षेत्र से एक आपकी और पवन चला, एक और जलधारा उत्पन्न होती है 4 से 5 वर्षों में, जिसे एल नीनो या लाल नीनो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एल नीनो। और एल नीनो प्रकृति आपकी क्या होती है, गर्म होती। और एक इसी की विपरीत ला नीनो है, इसकी प्रकृति आपकी क्या होती है, ठंडी होती है। जब एल नीनो की कितने वर्ष, 4 से 5 वर्ष पर इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और जब इसकी उत्पत्ति होती है तो भारतीय मानसून उस वर्ष क्या होता है, भारतीय मानसून आपका क्या होता है, भारतीय मानसून कमजोर होता है। भारतीय मानसून क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। भारतीय मानसून क्या होगा, कमजोर हो जाता है। तो ये है आपका प्रशांत महासागर की क्या है, धाराएं हैं, जिनके बारे में आपको बताया गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से।
बिफोर क्राइस्ट, जैसे ईसु एल नीनो, इस तरह भी आपसे प्रश्न पूछा गया। क्राइस्ट चाइल्ड के रूप में एल नीनो का अर्थ क्या होता है? तो ये है आपकी प्रशांत महासागर की धाराएं। जैसे भी हमने आपको बताया एल नीनो है। एल नीनो की उत्पत्ति कभी कभी होती है 4 से 5 वर्ष पर। ये आपकी गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा है। और इसके आने से भारतीय मानसून क्या होता है? भारतीय मानसून कमजोर होता है। भारतीय मानसून क्या हो जाता है? कमजोर होता है, कमजोर हो जाता है। और ये आपका ला नीनो ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा है, और इसके रहने से भारतीय मानसून अच्छा होता है। तो ये हो गया वर्षा होती है। अगला जैसे भी हमने कहा क्यूराइल धारा है, क्यूराइल धारा, ओयासियो। प्रकृति इसकी क्या होगी? प्रकृति इसकी क्या होगी? ठंडी होगी। क्यूरोसियो, क्यूरोसियो ये आपकी क्या हो गई? क्यूरोसियो, क्यूरोसियो गर्म, गर्म प्रकृति। और इसी प्रकार से जैसे सुसीमा, सुसीमा आपका जलधारा, ये आपको बताया गया जापान, प्रकृति इसकी क्या हो गई? गर्म हो गई। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑस्ट्रेलिया धारा, इसकी प्रकृति आपकी क्या है? गर्म है। तो इस प्रकार से अगला पेरू या हम्बोल्ट, बहुत बार ये पूछा गया है, हम्बोल्ट, और इसकी प्रकृति आपकी क्या होती है? ठंडी होती है। यही धाराएं आपकी क्या होती हैं? लगातार एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। किन क्षेत्रों में बहती हैं, इनको जानने के लिए एक बार फिर हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। ये आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का ये आपका पूर्वी भाग, और ये आपका पश्चिमी भाग। कैलिफोर्निया की धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में चला करती है। और यहीं से कभी ऐसे एक धारा आपकी उत्पन्न होती है, और इसी धारा को हम क्या कहते हैं? एल नीनो कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल नीनो धारा कहते हैं। ये आपको बताया गया, ये एल नीनो धारा है। यहाँ पर ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में चला करती है। ये आपका जापान है, एशिया महाद्वीप का देश है। जापान के भाग में क्यूरोसियो और पश्चिमी भाग में सुसीमा आपकी चलती है। ये आपकी क्यूराइल धारा है। तो इस प्रकार से ये आपकी जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर की। अब आगे हम बढ़ते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर की धारा। हिंद महासागर में जैसे भी हमने बताया कि ये आपकी विषुवत रेखा, ये रेखा आपकी क्या है? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के जब हम उत्तर चलेंगे तो इसे उत्तरी हिंद महासागर, और दक्षिण आएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? दक्षिणी हिंद महासागर। यहाँ पर ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, लिखा है अफ्रीका है आपका। ये कौन सा है? अफ्रीका। तो दक्षिणी हिंद महासागर में, इस विषुवत रेखा से दक्षिण आपका दक्षिणी हिंद महासागर में, यहाँ पर दक्षिणी विषुवत रेखी एक धारा आपकी जो बहती है, दक्षिणी विषुवत रेखी धारा जो आपकी बहती है, यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। जिसका नाम क्या है? मेडागास्कर। और मेडागास्कर ये अफ्रीका का एक देश, मोजाम्बिक, और इसके बीच जो आपका ये देश की सीमा रेखा है, और इसके बीच में जो सागर क्षेत्र है, इस चैनल को बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। और यही धारा आपकी, एक आपकी मोजाम्बिक धारा और एक आपकी क्या हो गई यहाँ पर मेडागास्कर, यानी जो मेडागास्कर की इस दिशा से ये धारा आपकी आ रही है, ये मेडागास्कर की धारा है। और ये धारा जो आपकी बह रही है, ये मोजाम्बिक की धारा। और जब दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं तो ये किस नाम से जानी जाती है? अगुलहास की धारा, अगुलहास की धारा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि दक्षिण हिंद महासागर में दक्षिण विषुवत रेखी जो धारा है,
ये आपकी दो भागों में बढ़ती है। एक मेडागास्कर द्वीप के जो पश्चिम में चलती है उसे मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर द्वीप के जो पूर्व में चलती है उसे मेडागास्कर की धारा, और इन दोनों के आपस में मिलने से एक गर्म जलधारा जिसे अगुलहास की धारा कहते हैं। तो हिंद महासागर में एक कौन हो गया भाई, मोजाम्बिक धारा। एक आपका कौन हो गया, मोजाम्बिक धारा। दूसरा आपका कौन हो गया, मेडागास्कर धारा, मेडागास्कर। और इन दोनों से मिलने से, दोनों की प्रकृति आपसे पूछा जाए तो प्रकृति दोनों की क्या है, गर्म है। और जब ये आपस में मिलती हैं तो आगे किस नाम से जानी जाती है, अगुलहास के नाम से क्या होती हैं, जानी जाती हैं। इसकी भी प्रकृति आपकी क्या होगी, गर्म। ये तीन आपकी मुख्य धारा अगर हम कहें तो कह सकते हैं, लेकिन दोनों के मिलने के बाद इसे हम क्या कहते हैं, अगुलहास। यहाँ से पश्चिमी अपवाह ये ठंडी जलधारा के रूप में ये क्या होता है, आगे बढ़ता है। और ये आपका आगे ही जब बढ़ता है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा कहलाता है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा यानी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा की प्रकृति ठंडी होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ही सर्वाधिक क्या है आपके मरुस्थल पाए जाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में मरुस्थल अधिक है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में आपके क्या है, मरुस्थल अधिक पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका। तो हिंद महासागर में मुख्य रूप से मोजाम्बिक, मेडागास्कर, इन दोनों के मिलने से अगुलहास ये गर्म जलधारा है। और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा, और जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का निर्माण होता है। ये था आपका हिंद महासागर की धारा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धाराओं का प्रभाव जैसे भी हम आपको बताते भी चल रहे थे कि जहां पर जिस तट से इनका प्रभाव क्या है, जिस तट से, जिस तट के किनारे, जिस तट के किनारे ठंडी जलधाराएं चलती, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा बहती हैं, बहती हैं, वहां पर मरुस्थल का क्या होता है, वहां पर वर्षा कम होती है, वहां पर क्या होती है, वर्षा कम होगी। और जब वर्षा कम होगी तो उस क्षेत्र में मरुस्थल का, तो मरुस्थल का क्या हो जाता है, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। मरुस्थल का क्या होता है, का निर्माण होता है, निर्माण होता है। जैसे भी आपको बताया गया कि बेंगुला की धारा है, कौन सी है, बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा जब आपकी बहती है तो यहाँ पर कालाहारी, नामीब मरुस्थल का क्या होता है, अफ्रीका में निर्माण होता है, अफ्रीका में क्या होता है, निर्माण होता है। इसी प्रकार से बेंगुला ठंडी जलधारा, इसी प्रकार से पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, हम्बोल्ट ठंडी जलधारा के कारण, ठंडी जलधारा के कारण, जलधारा के कारण आपका क्या बनता है, आटाकामा का मरुस्थल का निर्माण होता है। आटाकामा मरुस्थल का क्या होता है, मरुस्थल का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा। अभी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल आपके बनते हैं। तो ये है आपका गर्म और ठंडी जलधारा। दूसरा, ठंडी जलधाराएं जब चलती हैं, ठंडी जलधारा, ठंडी धारा के साथ आपके क्या होते हैं, के साथ बर्फ के बड़े टुकड़े आते हैं, बर्फ के टुकड़े साथ में चलते हैं, टुकड़े चलते हैं। और इसी प्रकार से लेब्राडोर, इसी प्रकार से लेब्राडोर जलधारा के साथ आए हुए, लेब्राडोर जलधारा, जलधारा के साथ, जलधारा के साथ आए टुकड़े से, आए हिमशैल से टकराकर, हिमशैल से टकराकर क्या हो गया, टकराकर
टाइटैनिक जहाज क्या हो गया था? डूब गया था। टाइटैनिक जहाज डूब गया था, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, जहाज डूब गया था। ये हो गया आपका, ये बताया गया ठंडी जल धाराओं का प्रभाव। इसी प्रकार से जब गर्म जल धाराएं चलती हैं, कौन जल धारा? गर्म जल धारा। गर्म जल धारा के चलने से, गर्म जल धारा के चलने से यूरोप के कई बंदरगाह आपके क्या होते हैं? साल भर खुले रहते हैं। साल भर क्या रहते हैं? साल भर खुले रहते हैं। खुले रहने का मतलब साल भर यातायात होता है। जैसे आपका एक उदाहरण है रूस का मरमस्क बंदरगाह। रूस का मरमस्क बंदरगाह जो आपका है, मरमस्क बंदरगाह ठंडे क्षेत्र में है, फिर भी नॉर्वे आपकी एक धारा आपकी है, जो अगुलहास की धारा जब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे बढ़ता है 4500 अंश अक्षांश पर कई शाखाओं में बढ़ जाता है और जो यूरोप के कई क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, इसके कारण रूस का मरमस्क बंदरगाह साल भर क्या रहता है? खुला रहता है। यूरोप के कई ऐसे बंदरगाह हैं जो साल भर क्या होते हैं? गल्फ स्ट्रीम की ही कई शाखा, जब आगे हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह 45 अंश अक्षांश पर कई शाखाओं में बढ़ जाता है, तो ये यूरोप के कई क्षेत्रों को क्या करता है? प्रभावित करता है। बंदरगाह पूरे साल क्या होते हैं? खुले रहते हैं। तो ये हो गया आपका रूस का एक हमने आपको उदाहरण दिया, मरमस्क बंदरगाह। तो ठंडी जल गर्म जल धाराएं जिस क्षेत्र से गुजरती हैं वह तट हमेशा वहां उस तट पर गर्म जल धारा के कारण, गर्म जलधारा के कारण क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा होती है और क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती है। क्षेत्र में क्या होगी? जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता पाई जाती है। तो ये हो गया धाराओं का प्रभाव क्या था हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला है सागरी संसाधन, मैरीन आपका रिसोर्सेस। ये है आपका एक पॉइंट, यहाँ पर प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है कि जब हम किसी सागर के तट की बात करें तो एक क्षेत्रीय सागर, एक अविच्छिन्न मंडल, एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और एक उच्च सागर। तो मुख्य रूप से इसे 3 भाग में बांटा गया है, क्योंकि अविच्छिन्न मंडल और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के ही भाग हैं, लेकिन यहाँ पर हम 4 भाग में से बांटकर अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा स्थल है, यहाँ पर ये दिया गया है, ये आपका क्या स्थल है और ये किनारा है, एक कटा फटा क्षेत्र है। ये आपका क्या है? कटा फटा क्षेत्र है। और इस कटे फटे क्षेत्र को सागर के, और ये पूरा महासागर आपका या सागर फैला हुआ है, ये आपका क्या है? सागर फैला हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सागरों को मिलाने, इन तटों को मिलाने वाली एक रेखा हम ये बनाते हैं। ये देखो एक रेखा आपकी क्या की गई? बनाई गई है, जिसे हम आधार रेखा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा इन सागर के कटे फटे यानी महाद्वीप के, महासागर के किनारे वाले भाग पर ये आपका स्थल है, जिसे हम क्या कह ले? महाद्वीप कह सकते हैं। और ये आपका जलीय क्षेत्र है, ये महासागर। तट कटे फटे होते हैं और इन कटे फटे क्षेत्रों को मिलाने वाली एक रेखा हम बनाते हैं और उस रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा। चलो भाई, आधार रेखा हम जान लिए कि जो कटे फटे ये क्षेत्र थे, इनको मिलाने वाली एक रेखा खींची गई और इसी को आधार रेखा कहते हैं। और इसके बीच जो ये जलीय क्षेत्र आपका ये जल भरा हुआ है, इसके बीच जो आपका ये जल भरा हुआ है, उसे जान लेते हैं कि ये क्या है। इसके बीच जो आपका ये जल भरा हुआ है, यहाँ पर इसी भाग को, इसी आधार रेखा के अंदर जो आपका ये जल भरा हुआ है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम आंतरिक जल कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक जल भाग कहेंगे। आंतरिक जल,
या इसे हम बैकवाटर भी कह लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पश्च जल भी कह लेते हैं। यानी इस स्थल के, ये स्थल है, इस स्थल से मैंने एक आधार रेखा खींचा, ये आंतरिक जलीय क्षेत्र है। और यहीं पर इन कटे फटे क्षेत्रों में जब रोधिका का निर्माण होता है तो यहीं पर ये जलीय क्षेत्र आपका लैगून झील के नाम से क्या होती है, जानी जाती है। किस झील के नाम से, लैगून झील के नाम से आपकी क्या होती है, जानी जाती हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को हमने आपको बताया। आधार रेखा के अंदर जो भाग है जल का, वो आंतरिक जल कहलाता है। अब इस आधार रेखा से पहला क्षेत्र जो आपका है, पहला क्षेत्र जो आपका है जिसे क्षेत्रीय सागर, ये आपका दिया गया है, ये पहला क्षेत्र है बीच का, ये आपका क्षेत्रीय सागर कहलाता है। ये आपका क्या है, क्षेत्रीय सागर। आधार रेखा का ये क्षेत्र यहाँ तक क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय सागर। ये आधार रेखा देखो लिखा भी गया। ये आधार रेखा के बाद का क्षेत्र कितनी दूर तक क्षेत्रीय सागर कहलाएगा। क्षेत्रीय सागर जो आपका होता है 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय सागर। यहाँ पर कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया, कितने नॉटिकल मील तक होगा, यहाँ पर किसका अधिकार होगा। तो ये जो क्षेत्रीय सागर है, इस क्षेत्रीय सागर कितना क्षेत्र तक, कितने दूर तक फैला है, 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्षेत्रीय सागर कहलाता है। और इस भाग पर, इस सागरी भाग पर तटीय देश का पूर्ण अधिकार होता है। तटीय देश का क्या होता है, तटीय देश का पूर्ण अधिकार होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। पूर्ण अधिकार होता है यानी कोई भी बिना अनुमति के, पूर्ण अधिकार होता है, बिना अनुमति के इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई दूसरा देश प्रवेश नहीं करता। पूर्ण अधिकार का मतलब यही, इस क्षेत्र में जो भी आपके मत्स्य हैं, जो भी संसाधन है, उन सबका दोहन करने का अधिकार उसी देश का होगा। और इस क्षेत्र को हम क्षेत्रीय सागर कहते हैं। क्षेत्रीय सागर पर तट पर स्थित देश का ही पूर्ण अधिकार होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ आप समझ गए होंगे। अगला है आपका विशिष्ट मंडल। विशिष्ट मंडल जो आपका है, ये आपका यहाँ पर देखिए, ये 12 नॉटिकल मील हो गया। ये कितना हो गया आपका, 12 नॉटिकल मील। और उसके बाद ये जो क्षेत्र है आपका, ये हो गया आपका 24 नॉटिकल मील। ये कितना हो गया आपका, 24 नॉटिकल मील। 12 के बाद आपका क्या होगा, 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, ये 12 हो गया। और 12 के बाद फिर आपको क्या याद रखना है, 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील वाला क्षेत्र ये आपका क्या कहलाता है, अविच्छिन्न मंडल। ठीक है, ये आपका है अविच्छिन्न मंडल आपका कहलाता है। कितनी, 24 नॉटिकल मील। आगे देखते हैं यहाँ पर 24 नॉटिकल मील। तो 24 नॉटिकल मील वाला क्षेत्र आपका अविच्छिन्न मंडल कहलाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साफ सफाई करना, साफ सफाई रखना, अनुसंधान करना, मत्स्य पालन यानी मछलियों को पकड़ना, मछली पकड़ना, इन सब का अधिकार उसी तटीय देश का होता है। मछली पकड़ना, इन सब का अधिकार जिसके किनारे या क्षेत्र देश के किनारे होगा, उसी देश का इस पर क्या होता है, अधिकार होता है। साफ सफाई करना, यहाँ पर राजस्व की वसूली भी करना। कोई दूसरा देश आ रहा है तो राजस्व की क्या करना, वसूली भी करना, राजस्व की वसूली करना। इन सब का अधिकार इन पर होता है, वसूली करना। अगला जो है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो आपका है, ये जो आपका विशिष्ट आर्थिक मंडल है, ये आपका 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। कितने मील तक का होता है, 200 नॉटिकल मील। यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक होता है, 200 नॉटिकल मील तक होता है, नॉटिकल मील तक फैला है। यहाँ पर प्रश्न आपका बनता है और बन भी चुका है कई बार। यहाँ पर क्या होगा, आप अनुसंधान कर सकते हैं, अनुसंधान करेंगे। कोई भी सागरी रत्न है या कोई भी खनिज है, खनिज हम प्राप्त करेंगे। खनिज क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, खनिज प्राप्त करेंगे, इसका भी अधिकार होता है। लेकिन
किसी दूसरे देश के क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए। किसी दूसरे देश का यदि जलयान जा रहा है, जलयान जाने देंगे हम। जलयान पाइप अगर बिछा रहा है, कोई पाइप लाइन आपकी जा रही, तो पाइप लाइन भी हम क्या करेंगे, बिछाने देंगे। इस क्षेत्र से कोई वायुयान भी आपका क्या हो रहा है, उड़ रहा है, तो उसे हम जाने देंगे। तो यहाँ पर इनका अधिकार होता है। कोई दूसरा देश यहाँ से अपनी पाइपलाइन ले जा सकता है, जलयान ले जा सकता है, वायुयान उड़ा सकता है, तो उस पर हम रोक नहीं लगा सकते। बाकी यही प्रश्न आपका पूछा गया है कई बार। बाकी हम अनुसंधान करेंगे, खनिज का दोहन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अगर कोई पाइपलाइन देश ले जा रहा है इस क्षेत्र से तो हम नहीं रोक सकते। यानी वायुयान उड़ा रहा है, जलयान, तो हम उसे रोक नहीं सकते। तो ये हो गया विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। और 200 नॉटिकल मील से ऊपर वाला क्षेत्र, आगे वाला क्षेत्र आपका, ऊपर का मतलब आगे का भाग आपका क्या कहलाएगा, उच्च सागर। इसी 200 से आगे यानी और अधिक लंबाई क्षेत्र में ये क्या कहलाएगा, उच्च सागर कहलाता है। और उच्च सागरीय क्षेत्र में सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। सभी देशों का क्या होता है, सभी देशों का एक समान। सभी देशों का मतलब एक समान। सभी देश यहाँ मतलब है कि यहाँ पर पाए जाने वाले जो तटीय देश हैं, तटीय देश हैं, उनका एक समान अधिकार होता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त वस्तुओं पर तट के किनारे पाए जाने वाले देश का एक समान अधिकार होता है। तो ये हो गया आपका उच्च सागर, ये आपको यहाँ पर बताया गया। ये इतनी बातें थी जिनको यहाँ पर आपका क्लियर किया गया। महासागरीय धारा के साथ साथ धाराओं का प्रभाव भी आपको बताया गया। फिर सागर की स्थितियां आपको बताई गई, क्या क्या प्रभाव होता है। आगे फिर हम इसी समय पर फिर हम कभी उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। एक बार फिर सबको नमस्कार।